हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम अपने भाई की शादी के बाद अपनी भाभी को अपने घर में प्रवेश करवाती है और उसकी भाभी गीता अपनी भारी सी पायल को छन छन बजाती हुई घर के अंदर आती है, जिसके बाद पूनम सर दर्द से चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। पूनम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जिसे घर के कामों में महारत हासिल थी। वो सारे काम बखूबी करती, लेकिन उसके साथ एक मुद्दा था, वो ये कि उसे माइग्रेन था। वो थोड़ी सी भी ऊंची आवाज सुन लेती तो उसके सर में दर्द होने लगता। इसलिए ही उसके घर वाले भी सारे काम धीरे धीरे किया करते ताकि उसे दिक्कत ना हो। अब ऐसे में जब पूनम की भाभी गीता शोर मचाते हुए घर में आती है तो पूनम को चक्कर आना तो बनता ही था, जिसके बाद सब उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं और गीता अपनी ननद पूनम से पूछती है, क्या हुआ ननद जी, आपको चक्कर क्यों आ गए? आप ठीक है ना? बताइए, मैं डॉक्टर को बुलवा देती हूँ। भाभी अभी नई नई आई है, अगर इनको बोलूंगी कि इनकी पायल मुझे दिक्कत दे रही है तो खामखा बुरा न मान जाए। कोई बात नहीं, बाद में ही बता दूंगी इनको। कुछ भी तो नहीं भाभी, वो शादी की थकान थी ना तो शायद चक्कर आ गया होगा, आप परेशान मत। वहीं पर पूनम के पास खड़ा पूनम का भाई गौतम कहता है, अरे पूनम, तूने तो हमें डरा ही दिया था। हमें लगा पता नहीं तुमको क्या हो गया। अच्छा, अब तुम यहाँ आराम करो, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। और तुम चलो गीता, हम भी बची हुई रस्में खत्म करते हैं और आराम करेंगे फिर। इतना कहकर गौतम और गीता पूनम के कमरे से जाने लगते हैं और गीता के जाने पर उसके पायल की छन छन की आवाज से पूनम को फिर से सर दर्द होता है, लेकिन वो सहन कर लेती है। समय बीतता है। अब जहाँ भी गीता जाती पूनम उससे दूर दूर रहती। एक दिन गीता, गौतम और गौतम के पिता अनिरुद्ध नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी पूनम भी आकर नाश्ता करने लगती है और गीता कहती है, पूनम, मैंने देखा है कि तुम मुझसे दूर दूर रहती हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? आखिर बात क्या है, बताओ ना। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बस आप ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, शायद ये सच है और मैं कहीं ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे तुमने चावल तो लिए ही नहीं। रुको, मैं रसोई से लेकर आती हूँ, स्पेशल बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएंगे। अरे यार, ये चलेगी तो मेरे फिर से सिर में दर्द हो जाएगा। अरे भाभी आप बैठ जाओ, मैं लेकर आती हूँ, आप तकलीफ मत लो। पूनम, भाभी की बात मानो, मैंने बोला ना कि मैं लेकर आई, तुम रुको यहीं। इतना कहकर गीता रसोई में चली जाती है, जिसके बाद पूनम की भाभी की पायल फिर से पूनम के सर में दर्द करती है और ये देखकर अनिरुद्ध कहता है, जब तुझे गीता की पायल से परेशानी है तो तू उसे बता क्यों नहीं देती? इतना क्यों सहन कर रही है? तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ पूनम, ये गलत है। अगर तुझसे नहीं बताया जा रहा तो तू रुक, मैं अभी उसको बता देता हूँ। नहीं, आप दोनों को मेरी कसम है, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। और भाभी नहीं है, उनका पायल पहनने का मन करता होगा, कुछ दिन की तो बात है। जिसके बाद पूनम की कसम के खातिर गौतम और अनिरुद्ध गीता को कुछ नहीं बताते, लेकिन पूनम का हाल अपनी भाभी की पायल की वजह से बेहाल था। जिसके बाद वो एक दिन अपने कमरे में रात के समय सोचती है, देख यार, तेरी भाभी की पायल तो तेरी जान लेकर ही मानेगी। इससे अच्छा तो यही है कि तू अपनी भाभी की पायल चोरी कर ले। वैसे भी रात को वो पायल उतार कर ही सोती होगी, यही मस्त आइडिया है। ना रहेगी पायल, ना बजेगी पायल। ओ वाह। और इतना कहकर पूनम अपने भाई भाभी के कमरे में चुपके से जाती है और भाभी के सरहाने रखी पायल को उठाकर अपने कमरे में ले आती है और अलमारी में छुपा देती है। अगली सुबह जब गीता अपनी पायल को गायब देखती है तो परेशान होकर पूनम से कहती है, मेरी पायल देखो पूनम, सुबह से मिल ही नहीं रही। ओह भाभी, आप कहीं रख कर भूल गई होंगी, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। पर मुझे पायल पहनना बहुत पसंद है, मैं कैसे रहूंगी बिना पायल के? गीता उदास होकर किसी काम से मार्केट चली जाती है और पूनम घर में नाचते हुए कहती है, जियो पूनम जियो, भाभी की पायल ले ली, जियो रे पूनम। लेकिन पूनम ये नहीं जानती थी कि उसकी खुशी बस थोड़ी ही देर की है, क्योंकि जब वो ड्राइंग रूम में बैठी होती है तभी गीता और भी भारी छन छन के साथ घर में आती है और पूनम अपनी कानों पर हाथ लगाकर कहती है, भाभी आप ये पायल कैसे? आपकी पायल तो खो गई थी ना?
मुझे पायल पहनने का बहुत शौक है और उसके बिना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब मेरी पायल तो घर में ही होगी, मिल जाएगी। इतने में मैं एक और भारी पायल ले आई। मस्त है ना? रुको बजा कर दिखाती हूँ। इतना कहकर गीता पायल बजाती है और पूनम भाग जाती है। तो गीता कहती है, अब इसको क्या हुआ? अब बेचारी पूनम के पास बस एक ही रास्ता था कि वो दूसरी पायल भी चुरा ले, और वो वही करती है। जिसके बाद अगले दिन जब गीता, पूनम, गौतम और गौतम के पिता अनिरुद्ध नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं, तो गीता कहती है, मुझे लगता है जैसे सीरियल किलर होता है ना, वैसे ही कोई सीरियल चोर आसपास घूम रहा है। आपको पता है इस घर में मेरी 2 जोड़ी पायल चोरी हो गई। जरूर पूनम का काम होगा। तो बेटी तू पायल पहने ही मत ना, चोरी नहीं होगी। छोड़ो गीता, अब जो हो गया उसे जाने दो। अब एक पायल की कंप्लेंट करवाना अजीब लगेगा, पुलिस भी हंसेगी, और पायल घर में ही मिल गई तो और अजीब लगेगा। हाँ, आप दोनों सही कह रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं जो रोज नई पायल लाऊं, और कभी पायल के साथ मेरे पैर भी चोर काट ले गया तो अरे नहीं। अच्छा ससुर जी, आप सबसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ ना बहू। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं घर में बोर हो जाती हूँ और मैं कुछ करना भी चाहती हूँ, तो क्या मैं घर में रहकर बच्चों को क्लासेस दे सकती हूँ? अरे क्या ही जरूरत है गीता, तुमको घर का इतना ही काम रहता है, क्यों मेहनत करना चाहती हो? रहने दो, आराम करो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? भाभी कुछ करना चाहती है तो हमको उनका साथ देना चाहिए, और आप उनको रोक रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। भाभी, आज की नारी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आप घर में क्लासेस दे सकती हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आराम से क्लास दो, ये तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों में सारी तैयारियां करके क्लासेस शुरू करती हूँ। कुछ दिन बाद जब पूनम अपने कमरे में पढ़ रही होती है, तो उसे कुछ आवाज आती है। ता थई ता थई, ता थई ता थई। घुंघरू का शोर सुनकर जब पूनम कानों में रुई लगाए कर बाहर आती है, तो देखती है कि गीता बच्चों को कथक सिखा रही है, वो भी मोटे घुंघरू पहनकर। उसे देखकर पूनम कहती है, भाभी प्लीज भगवान के लिए रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? अरे पूनम, मैंने बात की थी ना कुछ दिनों पहले कि मैं बच्चों को क्लासेस देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने कथक में डिप्लोमा किया है, मैं इन्हीं क्लासेस की बात कर रही थी। और ये सब सुनकर पूनम से सहा नहीं जाता और वो गीता को सब बता देती है कि उसे माइग्रेन है, भाभी की पायल उसी ने चुराई थी। ये सब सुनकर गीता कहती है, पागल, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पायल नहीं पहनती और क्लासेस के लिए भी बाहर कोई घर किराए पर ले लेती। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। आप नई तो आई थी इस घर में। एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरी दोनों पायल वापस कर दो तो। अनामिका गांव से शहर आकर नई बसी थी और उसके दोनों बेटे भी शादी लायक हो गए थे, और अब तो अनामिका बस जल्दी से उनकी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन अनामिका के साथ एक दिक्कत परेशानी थी, ये कि वो एक नंबर की कंजूस और दहेज की लोभी औरत थी। दिन बीतते हैं, अनामिका पंडित से दोनों लड़कों के लिए रिश्ते तलाशने को कहती है, और पंडित भी उसके दोनों बेटों सुशांत और सिद्धार्थ के लिए 2 सुंदर लड़कियों की तस्वीर अनामिका को दिखाते हुए कहता है, जी ये देखिए अनामिका जी, ये दोनों सेठ पंसारी लाल की बेटियां हैं, शमिता और शिल्पी। दोनों बहनें हैं और बड़ी सुंदर हैं। वो सब तो ठीक है पंडित जी, ये बताइए दान दहेज तो देंगे ना? जी आप भी कैसी बात करती हैं? ये सब तो मैंने पहले ही तय कर लिया। आपको बड़ा अच्छा और मोटा दहेज मिलेगा अनामिका जी। बस परेशानी ये है कि लड़कियां थोड़ी मॉडर्न हैं। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, अब बड़े घर की होंगी तो ये तो चलेगा ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनामिका उन दोनों से अपने दोनों बेटों की रिश्ते की बात चलवाती है, और कुछ ही दिनों में उसके दोनों बेटों की शादी हो जाती है। और गृह प्रवेश के समय उसकी दोनों बहुएं टॉप एंड जीन्स के शॉर्ट्स पहनकर घर में प्रवेश करती है, जिसे देखकर उनके पड़ोस का लड़का चिंटू कहता है, अरे अनामिका आंटी, आपकी 2 बहू तो बड़ी हॉट और मॉडर्न है। मैंने तो पहली बार देखा है कि कोई बहू ऐसे कपड़ों में गृह प्रवेश कर रही है। तो क्या हुआ, मेरी बहुएं भी तो प्यारी हैं और सबके नसीब में ऐसी हॉट बहुएं नहीं होती। अनामिका इतना कहकर बात को टाल देती है, और उसकी दोनों बहुओं को भी ये अच्छा लगता है कि उनकी सास अनामिका बड़े खुले विचारों की है। रस्मों को खत्म करके दोनों बहुएं अपने कमरों में चली जाती है और सुंदर सी नाइटी में बैठी होती है।
तभी सिद्धार्थ अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी शिल्पी को देखकर कहता है, अजीब हो तुम भी। मैंने सोचा तुम लहंगे में शर्माती हुई नजर आओगी, पर तुम तो बड़ी हॉट सी एंड कूल बन के बैठी हो। क्या आप भी शादी तो लहंगे में कर ली ना, बस बहुत है। अरे गर्मी कितनी है पता नहीं है आपको? अच्छा बाबा ये सब छोड़ो, चलो आओ थोड़ा प्यार वाली बातें करते हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ शिल्पी के करीब जाता है। वहीं सुशांत अपनी बीवी शमिता के कमरे में जाकर उसे नाइटी में देखकर कहता है, यार ये गलत बात है, तुमको शॉर्ट्स में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए था। उस चिंटू ने तुम दोनों को हॉट बोला, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अरे अब हॉट को तो हॉट ही बोलेंगे ना। और एक बात बताओ, आपकी माँ जी कितनी मॉडर्न है, जब उनको दिक्कत नहीं तो आपको क्यों हो रही है? उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको दहेज मिला है, तो वो तुम्हारी सुन रही है। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे जरा नहीं पसंद कि तुमको कोई कुछ भी गलत बोले। आई समझ? इतना कहकर सुशांत नाराज होकर सो जाता है और शमिता समझ जाती है कि आखिर अनामिका इतनी मॉडर्न है कैसे। वो भी आराम करने लगती है, जिसके बाद वो सुबह हॉट सी साड़ी पहनकर रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी बहन शिल्पी एक क्यूट सी शॉर्ट ड्रेस में खाना बना रही है। वो उसके पास जाकर कहती है, दीदी तो कैसी रही आपकी रात मेरे जीजा जी के साथ? बहुत प्यारी थी यार, क्या बताऊं। वो तो बहुत रोमांटिक है। चल मेरी छोड़, तू बता तेरी कैसी थी? इतनी बेकार रात थी मेरी जिंदगी की कि क्या बताऊं दीदी। अब आप पूछ रही हो तो सुन लो। हुआ यूं कि शमिता अपनी रात बीती अपनी बहन को बताती है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि उसकी सास बस लालच में अपनी हॉट बहू की हॉटनेस एडजस्ट कर रही है। समय बीतता है और दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। तभी दरवाजे पर चिंटू आकर कहता है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, भाभी जी घर पर हैं? चिंटू की आवाज सुनकर अनामिका और बाकी दो बहुएं भी दरवाजे पर आती है और अनामिका कहती है, हाँ बता चिंटू, क्या हुआ, क्या लेने आया है? अरे आंटी जी, मैं तो बस ये पूछने आया था कि भाभीयों की मुंह दिखाई की रस्म कब है, मैं आ जाऊंगा। मेरी बहुओं ने ससुराल में आते ही अपनी टांगे तक दिखा दी, अब मुंह क्या देखेगा? पल्लू तो उन दोनों ने किया ही नहीं था, और वैसे भी इन दोनों का क्या पता, वहाँ भी शॉर्ट ड्रेस पहन के आ जाए। चला जाए यहाँ से। ये सुनकर दोनों बहुओं को बुरा लगता है कि उसकी सास दोनों बहनों की मुंह दिखाई नहीं करवाने वाली। वक्त बीतता है और अनामिका की दोनों बहुएं हमेशा हॉट ड्रेस पहनकर ही कहीं जाया करती, जिससे मोहल्ले के सब लड़कों की नजर उन्हीं पर टिकी रहती। लेकिन फिर भी अनामिका अपनी बहुओं को एक शब्द तक नहीं कहती। दिन बीतते हैं और अनामिका पंडित से दोनों बहुओं की मुंह दिखाई के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती है और शिल्पी के कमरे में जाती है, जहाँ शमिता भी बैठी होती है। वो वहाँ जाकर बोलती है, बहुओं, अच्छा है तुम दोनों साथ मिल गई। मैंने अब तक तुम दोनों की मुंह दिखाई नहीं करवाई क्योंकि शुभ मुहूर्त नहीं था। उस दिन चुट्टू को तो भगाने के लिए वो सब बोला था मैंने। अब सुनो, मुहूर्त परसों का है तो अच्छे से कपड़े पहनकर मुंह ढककर सबके सामने आना, अच्छा तैयारी कर लेना। अपनी बात समझाकर अनामिका उनके कमरे से चली जाती है और अपनी सास के कमरे से जाते ही शिल्पी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, शमिता, माँ जी हमारी हॉटनेस और ये छोटे कपड़े इसीलिए हैंडल कर रही है क्योंकि हम अपने साथ मोटा दहेज लेकर आई हैं। अरे मैं तो कहती हूँ मुंह दिखाई पर भी हॉट सी ड्रेस पहनकर चलते हैं। आखिर पापा ने जो इतना मोटा दहेज दिया है वो किसी तरह से वसूलना भी तो है, इनका मजाक बनवा कर। तू ठीक कह रही है बहन, ऐसा ही करते हैं। आखिर हमारी सास को भी तो पता चले कि आखिर वो कितनी हॉट बहुएं लाई हैं। इतना कहकर दोनों बहनें मुंह दिखाई के लिए तैयारियां करने लगती है कि तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है और दोनों बहनें नीचे जाकर देखती है तो चिंटू की माँ दिव्या अनामिका से मिलने आई होती है और ये देखकर दोनों बहनें वहीं दीवार के पास छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है और दिव्या अनामिका से कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ अनामिका बहन, तू अपनी बहू की मुंह दिखाई करवाएगी? अरे मत करवा, वैसे ही तेरी होठ बहुओं को पूरे मोहल्ले ने तो पहले ही देखा हुआ है। चिंटू, तेरी बहुओं की तारीफ करते करते थकता नहीं है। वह भी ऐसे कपड़े पहनती है, वह भी वैसे कपड़े पहनती है,
तू उनको कुछ समझाती क्यों नहीं? दिव्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहुओं के बारे में ये बोलने की? ये उनका हक है कि वो जो भी पहने। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? अगर तेरी या मेरी बेटी उनकी जगह होती तो क्या हम उनको भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनने से रोकते? नहीं ना, तो मैं अपनी बहुओं को क्यों रोकूं? अरे रहने दे अनामिका बहन, मैं जानती हूँ, और मैं क्या पूरा मोहल्ला जानता है तू उनकी तरफदारी किस लिए कर रही है, क्योंकि तूने उनके बाप से अच्छा खासा दहेज लिया है। हाँ, लिया है दहेज, मैं जानती हूँ, क्योंकि हूँ मैं लोभी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बहुओं को उनकी पसंद के कपड़े पहनने से रोकूं। अगर मैं उनसे दहेज ना भी लेती तो भी उनको कभी मना नहीं करती उनकी पसंद के कपड़े पहनने से। और मेरी 2 हॉट बहुएं हैं तो दुनिया तो उनसे जलती ही रहेगी, और सबको नहीं मिलती ऐसी किस्मत। और माफ करना दिव्या, अगर तेरे बेटे या तुझे मेरी बहुओं के कपड़े में कमी लगती है तो कमी मेरी बहुओं में नहीं, तेरी सोच में है। अब निकल जा मोटी गली से, क्योंकि पतली गली में तू फिट नहीं आएगी, क्योंकि तू मेरी बहुओं की तरह हॉट नहीं है ना। हाँ हाँ जा रही हूँ, तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। अभी भी बोल रही हूँ, रोकते मुंह दिखाई। अगर मुंह दिखाई के फंक्शन में तेरी बहुएं शॉर्ट्स पहन कर आ गई ना, तो सबके आगे तेरी नाक कटवा देंगी। फिर मत रोइए बैठ के। जिसके बाद दिव्या अनामिका का भाषण सुनकर चली जाती है, और अनामिका की दोनों बहुओं को ये एहसास होता है कि उनकी सास दिल की अच्छी है। जिसके बाद वो मुंह दिखाई वाले दिन सुंदर से 2 लहंगे पहनकर सबके सामने मुंह दिखाई के लिए आती है, और उनको ऐसे देखकर दिव्या और चिंटू समेत सब छोटी सोच वालों के मुंह बंद हो जाते हैं। जिसके बाद अनामिका कभी भी अपनी बहुओं को उनकी पसंद के कपड़े पहनने से नहीं रोकती, और हमेशा उनका साथ देती, जिससे अनामिका अपनी हॉट बहुओं के साथ हमेशा खुशी खुशी रहती है। आज हम आपको कहानी के जरिए 2 दिल वाली शबाना के बारे में बताएंगे, जो रूपमती की बहू थी। यहाँ 2 दिल का मतलब दिल के 2 इमोशन से है, जिसके चलते वो जैसी है वैसी लोगों को दिखाती नहीं थी। ऐसे ही एक दिन शबाना शाम के समय मार्केट से आ रही होती है। तभी उसके सामने से एक गाड़ी तेजी से एक बच्चे को ठोकर मारते हुए निकल जाती है, और वो बच्चा आकर शबाना के पैरों में गिर जाता है। फिर भी शबाना उसे नहीं उठाती। तभी उसकी माँ भागते हुए अपने बच्चे के पास आकर उसे उठाते हुए कहती है, बहुत सी पत्थर दिल औरत देखी होगी मैंने, लेकिन आज तक तेरे जैसी पत्थर दिल औरत नहीं देखी। तेरे सीने में दिल है या पत्थर? कौन है आप, और मुझे ऐसे बीच सड़क पर क्यों सुना रही हैं? मैं इस बच्चे की माँ हूँ, जो अभी कुछ देर पहले ही तेरे कदमों में पड़ा हुआ था, और तू इतनी पत्थर दिल औरत है कि तूने इसे उठाया तक नहीं। तुझे इस बच्चे की हालत पर जरा सा भी तरस नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं आया इस पर तरस। और तुम कैसी माँ हो जिसे ये भी होश नहीं रहता कि उसका बच्चा कहाँ है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, किस हाल में है? अजीब औरत हो तुम इंसान हो या नहीं? मैंने तुमसे इंसानियत की बात की है, उसके नाते तुम्हें अपनी कोई गलती दिखाई नहीं देती? देखो, बकवास तो करो मत। तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था ना। हो गया एक्सीडेंट, मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं ही पागल हूँ जो तुम जैसी पत्थर दिल औरत से बात कर रही हूँ। जब ऐसे बीच सड़क पर तुम्हारे बच्चे को कोई ठोक कर चला जाता तब तुम्हें पता चलता। ठीक है, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो अपने बच्ची को उठाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। जा ही रही हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो औरत अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है, और शबाना पुलिस स्टेशन जाकर उस गाड़ी वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर उसे जेल में बंद करवा देती है, ताकि वो दोबारा कभी ऐसे रैश ड्राइविंग ना करे। कुछ समय बाद वो घर लौट आती है और अपनी सास को सर पकड़े हॉल में बैठी देखकर क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? बहू, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, लगता है मेरी शुगर बढ़ गई। माँ, शुगर बढ़ गई है तो दवाई ले लीजिए ना। ऐसे सिर पर हाथ रख के बैठने से चक्कर आना बंद थोड़े ना हो जाएगा। बहू, कभी तो हंसकर प्यार से बात कर लिया कर, हमेशा ऐसे कड़वे बोल ही क्यों बोलती है? ना जाने कैसा दिल है तेरा। बस बोल लिया माँ जी, या और कुछ बोलना है आपको? जाइए जाकर दवाई खा लीजिए। मेरी शुगर की दवाई खत्म हो गई है और मैं तुझे बताना भी भूल गई। ठीक है, तो फिर आराम से अपना सर पकड़कर बैठी रहिए, शायद आपका दर्द ठीक हो जाए। हे भगवान, ना जाने कैसी दिल वाली बहू मिली है मुझे। जरा भी प्यार नहीं है इसके अंदर। बहुत पत्थर दिल औरत है तू, सच में
अब इतनी उम्र हो गई है, भूल ही गई हूँ तो क्या हुआ। रूपमती अपनी बहू शबाना को उसके पत्थर दिल होने का ताना सुना ही रही थी कि तभी वहाँ एक कुरियर वाला आता है और रूपमती को एक पार्सल देता है। और जैसे ही वो उस पार्सल को खोल कर देखती है तो बहुत खुश होकर अपनी बहू से कहती है, देख बहू, आ गई मेरी दवाई। तू पत्थर दिल हो सकती है जिसे कभी किसी का दर्द नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसने मेरे लिए पहले ही दवाई ऑर्डर कर दी थी। ठीक है माँ जी, कम से कम इस घर में कोई तो है जिसका दिल पत्थर नहीं है और उसके पास एक अच्छा प्यार भरा दिल है जिसमें सबके लिए बहुत प्यार है। हाँ ये बात है, और वो अच्छे और बड़े दिल वाला है, और कोई नहीं, मेरा बेटा है। ठीक है माँ जी, मान लिया आपकी बात। अब आप कुछ खा पी लीजिए और फिर दवा लेकर आराम कीजिए। इतना कहकर शबाना अपनी सास को खाना देकर घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद वो भी अपने सारे काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय शबाना किचन में काम कर रही होती है। तभी उसका पति कपिल मॉर्निंग वॉक करके घर आकर सोफे पर बैठ जाता है। शबाना कपिल के लिए जूस लेकर आती है और उसे देती हुई कहती है, आपका लंच रेडी है, अगर आपको नाश्ते में कुछ और खाना है तो बताइए। नहीं यार, मन नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है। वैसे माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो कल माँ जी को चक्कर आ रहे थे शुगर बढ़ने की वजह से, शायद इसलिए कमरे में आराम कर रही होंगी। क्यों, क्या हुआ? चक्कर क्यों आ रहे थे? माँ जी की दवाई खत्म हो गई थी शुगर की। प्लीज यार, तुम थोड़ा माँ का ध्यान रखा करो। आपकी भी तो माँ है, थोड़ा बहुत ध्यान आपको भी रखना चाहिए। जरूरी है क्या हर चीज मैं ही करूँ? तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं माँ से मिलकर आता हूँ। कपिल शबाना से इतना कहकर गुस्से में अपनी माँ के पास उसके कमरे में जाता है और अपनी माँ को जगाते हुए कहता है, माँ आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। कल अगर तूने समय से दवाई नहीं मंगवाई होती तो जरूर आज मैं हॉस्पिटल में नजर आती। दवाई? माँ मैंने कोई दवाई नहीं मंगवाई। बेटा, कल ही मेरी दवाई खत्म हुई और कल ही आ भी गई। अगर तूने नहीं मंगवाई तो इसका मतलब बहू ने मंगवाई है। हाँ माँ, मुझे भी लगता है। बेटा, जब बहू दिल से इतनी अच्छी है तो वो क्यों दिखाती है कि उसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास एक नहीं दो दिल है। एक दिल से सबके लिए अच्छा करती है, वहीं दूसरे दिल से सबके लिए गुस्सा और नफरत दिखाती है। चल उसी से पूछते हैं। इतना कहकर कपिल और रूपमती शबाना के पास बात करने के लिए आते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उसकी दोस्त नीलम उससे मिलने आई है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। शबाना, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आखिर तू कब तक अपने आप को सजा देती रहेगी? अगर वो लड़का तुझे छोड़कर भाग गया और ये सदमा तेरे माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी चले गए, तो इन सब में तेरी क्या गलती है? मेरी गलती ये है कि मैंने प्रैक्टिकल इंसान से प्यार कर लिया, जिसकी नजरों में मेरे इमोशन की कोई कदर ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं कमजोर हूँ, इमोशनल हूँ, हमेशा रोती रहती हूँ, इसीलिए उसने मुझे छोड़ा। अरे ऐसा अच्छा बनने से तो अच्छा है कि मैं लोगों की नजरों में बुरी ही बनी रहूं। लेकिन तू ऐसी नहीं है जैसा तू दिखाती है। तू तो सबके साथ प्यार से बात करने वाली, प्यार से रहने वाली लड़की है। तू क्यों ऐसे दिखाती है कि जैसे तेरे पास दो दिल है? एक से तू सबके साथ बुरी बन के रहती है और दूसरे दिल की अच्छाई से किसी को रूबरू ही नहीं होने देती। अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं है यार, मैंने देख लिया है अच्छा बन के कोई किसी का गुण एहसान नहीं समझता, ऊपर से सब कमजोर ही मानते हैं। अब मैं लोगों की नजरों में जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, ताकि मेरे साथ दोबारा ऐसा कभी ना हो। शबाना, सबके पास एक ही दिल होता है, या तो इंसान दिल से अच्छा होता है या बुरा, और अपने नेचर और दिल के स्वभाव से ही वो जाना जाता है। जानती हूँ, लेकिन कल को अगर मेरे पति और मेरी सास को इस बात के बारे में पता चल जाएगा तो शायद वो भी मुझे छोड़ देंगे, इसीलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नीलम और शबाना आपस में जो भी बातें कर रहे होते हैं, शबाना की सास और पति वो सारी बातें सुन लेते हैं। तभी नीलम की नजर शबाना के पति और सास के ऊपर जाती है और वो चुप्पी साध लेती है। तभी वो दोनों उनके पास आते हैं और कपिल कहता है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम हमेशा सबसे इतने गुस्से में बात करती हो। सच में तुम पागल हो, तुम किसी और के लिए अपने दिल और अपने नेचर को क्यों चेंज कर रही हो? जो भी था वो तुम्हारा पास्ट था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, हमें पता चल गया है कि तू बस गुस्से और पत्थर दिल होने का नाटक करती है। तू दिल से बहुत अच्छी है और सबका ख्याल रखने वाली है, और मेरी दवा भी तूने ही मंगवाई थी, पता है मुझे।
शबाना, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए तू अपनी सारी पुरानी बातों को भूलकर अच्छे से प्यार से अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर दे, वो भी पूरे दिल से। सभी की बात सुनने के बाद शबाना को लगता है कि शायद सभी लोग सही कह रहे हैं। हमें एक इंसान के लिए अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, जिसके बाद वो अपनी लाइफ की पुरानी बातों को भूलकर खुशी से अपने परिवार वालों के साथ रहना शुरू करती है। वैसे तो इशिता काफी समझदार थी, पर जहाँ पर संतरी रंग की संतरे वाली टॉफियों की बात आती, उसको बच्चा बनने में टाइम नहीं लगता था। वो जहाँ कहीं भी जाती तो सबसे पहले उसकी नजरें उन्हीं टॉफियों को ढूंढा करती। वैसे तो इशिता अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी, पर उसका झुकाव अपनी माँ से कम और कबीर की माँ कमलेश से ज्यादा था। कबीर उसके बचपन का दोस्त था। हालांकि कबीर उसे बेहद प्यार करता था, पर वो कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बोल पाया। ऐसे ही एक दिन इशिता कबीर के घर जाती है और कमलेश से बोलती है, आंटी, आपने खाने में क्या बनाया है आज? खुशबू तो बड़ी डिलीशियस आ रही है। अरे तेरे मनपसंद पनीर और आलू नान बने हैं। वाओ! पर आपका वो नालायक बेटा कहाँ है? आने दो उसको, तभी खाएंगे। अरे गया है वो मार्केट तेरे लिए संतरे की टॉफी लेने, खत्म हो गई थी घर में, और वैसे भी तेरा तो मन नहीं भरेगा ना उस टॉफी के बिना। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद कबीर उसकी टॉफी ले आता है और उसको दिखाकर वापस अपनी जेब में रख लेता है, जिस पर इशिता बच्चों की तरह जिद करने लगती है और कबीर से कहती है, क्या कबीर, मेरी टॉफी देना। एक ही शर्त पे मिलेगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, अब तो दे दो मेरी टॉफी। अरे पहले मेरी शर्त तो सुन ले मेरी माँ। मेरी शर्त ये है कि तू अब से डेली बस एक ही टाइम टॉफी खाएगी। मेरे और मेरी टॉफी के बीच में दीवार खड़ी करने वाले तुम होते कौन हो? बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो ऐसा? अबे ओ नौटंकी, ये अपना नाटक कहीं और दिखाइयो। और हाँ, ये टॉफी इतनी आसानी से मिलती नहीं है, इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, समझी? चल फिर मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ। आज के बाद जब भी तू ये टॉफी खरीदेगा ना, तो एक नहीं बल्कि इसके दर्जन पैकेट ले लेना, ताकि तुझे बार बार न खरीदनी पड़े। टेंशन फ्री हो जाइयो। इतना बोलकर इशिता उससे टॉफी लेकर उसे अपने बैग में रख लेती है और सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इशिता अपना बैग उठाकर वापस अपने घर लौट जाती है। उसके घर में आते ही उसकी माँ सुनीता उससे बोलती है, आ गई तू? इस टाइम आई है? जरूर कबीर के घर से खाना खाकर ही आई होगी तू। हाँ सॉरी, आज फिर मैंने आपको नहीं बताया, पर कल सुबह से पक्का मैं अपने हिस्से का खाना खा लूंगी। इतना बोलकर इशिता अपने कमरे में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड सतिंदर से फोन पर बातें करने लगती है और वो उससे कहती है, बेबी, आखिर तुम कब अपनी टॉफी की फैक्ट्री खोलोगे? कब तुम अपने पैरों पर स्टैंड होगे? कब तुम मुझे सबसे मिलवाओगे? बताते क्यों नहीं हो? बोलो ना। इशिता, बस कुछ ही दिनों की बात है और तुम्हें तो पता है ना कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बस कुछ दिन और, मेरे बारे में किसी को मत बताओ। मेरा काम होते ही मैं खुद सबसे मिलवाऊंगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तुम्हें तो पता है ना। दोनों इसी तरह एक दूसरे से बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद इशिता अपने घर में तैयार होकर सतेंद्र से मिलने चली जाती है। वो दोनों सुपरमार्केट के पिज्जा हट में एक दूसरे से मिलते हैं और गले लग जाते हैं। साथ ही पिज्जा खाने लगते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। एक दूसरे के साथ वो लोग बेहद सारा अच्छा खूबसूरत टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। तभी इशिता टॉफी निकालकर खाने लगती है और जैसे ही सतेंद्र उसको कुछ बोलने जाता है, वो उसके मुंह में भी एक टॉफी डाल देती है और बच्चों की तरह हंसने लगती है। उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर सतेंद्र कहता है, तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान और इन टॉफी के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाता है। और प्लीज यार, मुझे ये टॉफी ना दिया करो। मैं एक लौता इंसान हूँ जिसको ये टॉफी ना पसंद होगी। पर मुझे तो पसंद है ना। हाँ, तभी तो इसी टॉफी की फैक्ट्री खोलनी है ताकि तुम इसमें डूबी रहो। कुछ ही देर के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आइसक्रीम खाते हैं, जहाँ पर कबीर
उन दोनों को एक साथ देख लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर कबीर के पूरे तन बदन में आग लग जाती है। वो तुरंत सतिंदर की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसका अच्छे से बैकग्राउंड देखकर और ये जानने के बाद भी कि इशिता उससे बेहद मोहब्बत करती है, वो उन दोनों को अलग करने की सोचता है और मन ही मन बोलता है, इशिता, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे इसको तुमसे दूर भी करना पड़ा तो मैं हर कीमत पर तुम्हें इससे दूर करने के लिए कुछ भी कर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों को अलग करने के लिए कबीर कुछ गुंडों को सतिंदर की सुपारी दे देता है और उनसे कहता है, उस जाहिल इंसान को इतना मारना कि वो सपनों में भी इशिता का नाम न ले। पर हाँ, याद रखना, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। जान से मत मार देना। वो गुंडे बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कबीर ने उन्हें बताया था। और शाम को जब सतिंदर ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है, तभी वो गुंडे रास्ते में उसे घेर लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। साथ ही हाथापाई में सतिंदर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके सर पैरों पर गहरी चोटें आती हैं, जिसके कारण वो काफी दिनों तक इशिता से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। साथ ही इशिता को ऐसा लगता है कि सतिंदर ने उसे धोखा दिया है और इशिता उसकी यादों को मिटाते हुए खुद से कहती है, मुझे धोखा देकर भाग गए, भगोड़े हो तुम एक नंबर के। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ। ये सब कुछ कबीर छुपकर देख रहा होता है। साथ ही मौके का फायदा उठाकर अपनी और उसकी माँ से शादी की बात कर लेता है। दोनों की फैमिलीज खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, लेकिन कमलेश इशिता से जाकर बात करने के बारे में सोचती है और उसके पास जाकर वो उससे कहती है, अरे इशिता, मेरा कबीर तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। मुझे पता है कि तुम भी कबीर से बहुत प्यार करती हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? अरे मैं तेरे और कबीर की शादी की बात कर रही हूँ, और वैसे भी तेरा जवाब मुझे पता है, फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इशिता कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बहुत देर तक सोचकर और अपनों की खुशियों को देखकर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दोनों की फैमिलीज उनका रिश्ता पक्का करके उनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। बहुत ही जल्द उन दोनों की शादी की डेट आ जाती है और शादी वाले दिन सतिंदर हॉस्पिटल से सीधा इशिता के घर आ जाता है, जहां उन दोनों की शादी हो रही होती है। सतिंद्र को ऐसी हालत में देखकर इशिता शादी के मंडप को छोड़कर सीधा उसके पास जाकर उससे बोलती है, सतेंद्र, इतने महीनों से कहाँ थे तुम? आखिर तुम्हें एक भी दिन मेरी याद नहीं आई? बताओ। इशिता, अपने प्यार के कई दुश्मन हैं और कुछ तुम्हारे अपने। ये सब कबीर का किया हुआ है। सतिंदर वहाँ खड़े सभी लोगों को कबीर की सच्चाई बता देता है, साथ ही अपने और इशिता के रिश्ते के बारे में भी। अपने बेटे की हकीकत जानने के बाद कमलेश बिल्कुल टूट जाती है और वो अपने बेटे की ओर से सभी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है। अपनी माँ को सबके सामने ऐसे शर्मिंदा होते हुए देखकर कबीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलतियों के लिए भी सबसे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ करना तुम दोनों। इशिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें पाने के लिए मैं पागल हो गया था। मैं भूल गया था कि सच्चा प्यार हासिल नहीं किया जाता। अपने सच्चे प्यार के लिए उनको उनकी खुशी देनी होती है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। कबीर उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देता है और उसी मंडप में जहाँ पर कबीर और इशिता की शादी होने वाली थी, वो उन दोनों की शादी करवाकर उनकी शादीशुदा जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। साथ ही सतिंदर अपनी संतरे की टॉफी की इशिता के नाम से फैक्ट्री खोलता है और इशिता अपनी टॉफी और अपने सतिंदर के साथ हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। रोमा एक गरीब परिवार से थी। उसके परिवार में उसके पिता सरताज और माँ सुमन थे। रोमा की रुचि पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में थी और सबसे ज्यादा तो उसे बॉक्सिंग करना पसंद था, जिसके लिए उसके माता पिता अक्सर ही उससे नाराज रहा करते थे। ऐसे ही एक बार
जब रोमा अपनी दोस्त नीलिमा के साथ बाजार जा रही होती है कि तभी उसकी दोस्त को रास्ते में कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं और उसका दुपट्टा उसके गले से खींचकर उड़ा देते हैं। उसकी दोस्त डर के मारे चुप हो जाती है, मगर रोमा गुस्से से उन दो लड़कों को एक बॉक्सर की तरह बीच सड़क में मारने लगती है और बेचारे पिटते हुए उससे बोलते हैं, बहन मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होएगा। एक बात है ना, अच्छे से जान लो, अगर आज के बाद किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा ना, ये आंखें निकाल कर ना गोटियां खेलूंगी, गोटियां। दोनों लड़के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और वहाँ खड़े आसपास के लोग उस लड़की की वीडियो बना लेते हैं, साथ ही उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन रोमा की दोस्त नीलिमा उसके घर आकर उससे बोलती है, अरे रोमा यार, तू तो बड़ी फेमस होती जा रही है। मतलब क्या यार तेरा, तू खुद ही देख ले। उत्तरी ओ, ये किसने कर दिया? ये किसकी हरकत है? अरे यार, हरकत किसी की भी हो, मगर वीडियो बनाने वाले ने ना क्या कमाल की वीडियो बनाई है तेरी, और अपलोड करके तो ओए होए होए होए, सही में चांदी चांदी कर दी तेरी। यार रोमा, बॉक्सिंग तो तुझे हमेशा से पसंद थी, मगर तूने कभी इसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया। सोच, यही तेरा हुनर है और तेरा लक्ष्य भी। बढ़ जा इसी फील्ड में आगे। भाई क्या हो गया तुझे? बोलते क्यों नहीं? कहाँ खोगी? अब कुछ भी तो नहीं। जब रोमा के घर वालों को इस वीडियो के बारे में पता चलता है तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। एक दिन रोमा को एक पुणे बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट से एडमिशन और फ्री इंटर्नशिप के लिए कॉल आता है, मगर जब वो ये बात अपने माता पिता को बताती है तो वो लोग उससे बोलते हैं, अरे पागल हो गई हो क्या? बॉक्सिंग करनी है महारानी को, घर का काम सीख अच्छे से और शादी करके ससुराल जा, वहाँ जाके झाड़ू पोछे के साथ बॉक्सिंग करना। तेरे पापा सही बोल रहे हैं, मैं 2 ही दिन में लड़के वाले को बुलाकर तेरे हाथ पीले करवा देती हूँ। उनकी बातें सुनकर रोमा निराश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो अकेले खुद से कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ? यहाँ रहूंगी तो ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे और इनसे बहस करने का तो कोई फायदा है नहीं। अब मुझे खुद से ही कुछ करना होगा, कोई कदम उठाना होगा बड़ा सा। ऐसे ही रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो रोमा एक खत छोड़कर अपना सारा सामान पैक करके अपने घर से हमेशा के लिए पुणे चली जाती है, जहां उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानती। और जब उसे कंपनी में जॉब मिल जाती है तो 1-2 महीने वो नौकरी करने के बाद अपने लिए एक कमरा किराए पर ले लेती है और कुछ समय बाद वो उसी बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लेती है और बहुत मेहनत और लगन करने के बाद अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और रोमा बहुत सारी बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स को जीत जाती है, पर कुछ समय बाद वो मणिपुर के स्टेट चैंपियनशिप की विनर बनती है और उसकी इस उपलब्धि को न्यूज़पेपर, टीवी और बाकी सभी जगह दिखाया जाता है। जब ये खबर उसके घर वालों को पता लगती है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कुछ समय बाद रोमा अपने घर वालों से मिलने उनके पास जाती है और सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे में उसके पिता सरताज उससे बोलते हैं, रोमा, आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमने तेरा साथ नहीं दिया, तुझे समझ नहीं पाए हम, लेकिन दूसरी तरफ मेरा सीना गर्व से गदगद हो रहा है। आपको मुझ पर गर्व महसूस हो रहा है, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। हाँ रोमा बेटिया, माफ करना अपने माँ पापा को, मगर अब तू आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और कुछ समय के लिए रोमा अपने माता पिता के साथ वहीं पर ही रुक जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है
उसके माता पिता उसकी शादी एक अंकित नाम के लड़के से करवा देते हैं। उसके ससुराल में उसकी विधवा सास सोना देवी रहा करती थी। शादी के बाद रोमा और अंकित एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। रोमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रोमा के पास एक डाक के द्वारा लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसको वर्ल्ड लेवल पर होने वाली AIBA वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स के लिए जाना होगा और इंडिया को उसमें रिप्रेजेंट करना होगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अकेले अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास आकर उससे बोलती है, क्या हुआ बहू? मैं देख रही हूँ जब से तूने वो लेटर पढ़ा है तब से तू बहुत परेशान है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मम्मी जी मैं क्या बताऊँ आपको पता है ना कि मुझे बॉक्सिंग करने का कितना शौक है और मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। पर अब तो मेरी शादी हो गई है, अब मैं अपना घर परिवार देखूं या अपने सपने। बहू ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुझे विश्व स्तर पर खेलने का और तू इस मौके को गवा देगी। मम्मी जी आप खुद ही सोचो ना, अगर मैं चली गई तो आपको और इनको कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा? अरे तू ये चिंता क्यों करती है? मैं अभी भी जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ, खुद कर सकती हूँ घर का सारा काम। और हाँ, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर हम संकल्प लेकर आगे बढ़े तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता, समझी? इतने में वहाँ पर उसका पति अंकित आ जाता है और कहता है, हाँ माँ सही कह रही है, तुम वहाँ जाओगी भी और जीतोगी भी, समझी? कितनी खुश नसीब हूँ मैं जो आप जैसी सास और अंकित जी जैसे इतना प्यार करने वाले हस्बैंड मिले हैं मुझे। सच्ची मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। सोना देवी अपनी बहू और बेटे को गले लगा लेती है। ऐसे ही अगले दिन रोमा चैंपियनशिप के लिए निकल जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो खूब मेहनत करती है और AIBA विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करती है, जिसे लेकर वो जब अपने घर वापस लौटती है तो उसके दिल में गोल्ड मेडल जीतने की चाह रह जाती है, जिसके लिए वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। साथ ही 1 साल बाद वो फिर से विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेती है और इस बार वो गोल्ड मेडल अपने नाम करती है और अपना सपना पूरा कर लेती है। ऐसे ही समय के साथ साथ रोमा बहुत से डोमेस्टिक और एशियन गेम्स में भी अपना जलवा बिखेरती है और अलग अलग जगहों पर जाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर एक इतिहास रच देती है। इतना ही नहीं, उसकी इस जीत से उसके ससुराल वालों के साथ उसके घर वाले भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।